और आज हम बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए म्यूटेशन लेकर के आया हूं। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ये जानते हैं कि म्यूटेशन है क्या। म्यूटेशन मीन्स होता है उत्परिवर्तन, और उत्परिवर्तन के द्वारा हम न्यू स्पीशीज का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से किसी जीव में परिवर्तन होता है, जिससे उसमें नए गुणों का विकास होता है और अंततः नई जातियों का विकास होता है। तो सबसे पहले म्यूटेशन जो शब्द है, इसका विकास म्यूटेरी शब्द से हुआ है। जिसका अर्थ होता है परिवर्तन होना, टू चेंज। म्यूटेशन का सबसे पहले वर्णन डच के एक साइंटिस्ट ह्यूगो डी ब्रेज, यहां पर लिखा है ह्यूगो डी ब्रेज ने 1844 से लेकर के 1935 के बीच इन्होंने अपने बगीचे पर उगाए गए ओइनोथेरा लैमार्कियाना पौधों पर किए गए एक्सपेरिमेंट के आधार पर देखा कि इनके एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ नए लक्षण दिखाई दिए जो कि पहले वाले पौधों पर नहीं थे। तो इस प्रकार से जो नए किस्म के लक्षण पौधों में दिखाई दिए, उन पौधों को इन्होंने म्यूटेंट कहा। किसने कहा? ह्यूगो डी ब्रेज ने। और जो अचानक उत्पन्न हुए कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे थे उन पौधों पर, उन कैरेक्टर्स को इन्होंने म्यूटेशन कहा। इस प्रकार से बनी हुई नई जातियों को ये म्यूटेशन का नाम दिया कि इसने ह्यूगो डी ब्रेज ने। लेकिन आगे चल करके इनके द्वारा दिए गए थ्योरी को ज्यादा मान्यता नहीं दी गई, क्योंकि इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट से जो नई जातियां बनती हैं वो ज्यादातर स्थायी नहीं होती और जल्दी ही वो विलुप्त हो जाती हैं। तो एक डिफिनीशन ह्यूगो डी ब्रेज ने दिया है कि छोटी छोटी विभिन्नताओं के कारण नई जातियों का विकास नहीं होता, बल्कि अकस्मात पैदा हुई परिवर्तन के कारण नई जातियों का विकास होता है, जिसे उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। लेकिन वास्तव में म्यूटेशन शब्द का जो वास्तविक खोज किया वो टी.एच. मॉर्गन ने किया था 1910 में। और इन्होंने फ्रूट फ्लाई, या इसको ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर कहा जाता है, इस इंसेक्ट पर एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्होंने म्यूटेशन शब्द का प्रयोग किया था। मॉर्गन के द्वारा या मॉर्गन के अनुसार मेल एंड फीमेल ड्रोसोफिला जो मक्खी होती है, इसके आंखों का रंग लाल होता है, दोनों की आंखों का रंग रेड कलर का होता है। लेकिन इन्होंने अपने जेनेटिकली एक्सपेरिमेंट के दौरान देखा कि F2 जनरेशंस में एक व्हाइट आइड मेल ड्रोसोफिला तैयार हो गया, जबकि इनके द्वारा कलेक्शंस किए हुए सभी मक्खियां, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके आंखों का आकार कैसा, उनके आंखों का रंग जो था वो रेड कलर का था।
लेकिन एक मक्खी इनमें कैसे उत्पन्न हो गई जिसकी आंख सफेद रंग की थी और वो मेल था। तो इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट को स्पष्ट करने के लिए बताया कि लाल आंखों के जो जीन्स होते हैं जो एक्स क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, लाल आंखों के अंदर जो जीन्स पाए जाते हैं प्रभावी जीन्स, और वो प्रभावी जीन्स कहाँ पाए जाते हैं? हमेशा एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। सपोज दैट वो कोई भी प्रभावी जीन्स हो सकता है, सी, एच, भी। इस प्रभावी जीन के किसी कारण बस सफेद आंखों वाली ड्रोसोफिला मक्खी का निर्माण होता है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि जो F2 जनरेशन में व्हाइट आइड मेल ड्रोसोफिला मक्खी बनती है, यदि उसका क्रॉस होमोजाइगस रेड आइड फीमेल ड्रोसोफिला मक्खी से किया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो इनसे जो नई संतानें बनेंगी F2 जनरेशन में, उनका अनुपात 3:1 होता है। यानी कि तीन जो मक्खियां होती हैं वो रेड आइड होंगी और एक व्हाइट आइड होगा और वो व्हाइट आइड मेल होगा। तो ये क्रॉस किस प्रकार से कराते हैं, हम यहां पर आपको एक क्रॉस करके दिखा रहे हैं। सपोज दैट यहां पर एक रेड आइड फीमेल है, इसका क्रॉस एक व्हाइट आइड मेल से किया जाता है, तो चूंकि यहां फीमेल के ऊपर या फीमेल जो क्रोमोसोम होगा वो XX होगा और इसमें XY होगा, तो इनमें से एक ही X क्रोमोसोम अगली गैमेट्स के रूप में प्राप्त होगा और इसमें से दो प्रकार के गैमेट्स बनेंगे, एक X और एक Y। अब यहां से चूंकि ये पेरेंट कहलाएंगे, ये गैमेट्स, और इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है, यानी कि X का इस X के द्वारा, तो यहां पर X और जब इस X का इस Y के द्वारा कराया जाएगा क्रॉस, तो यहां पर XY, ये अभी क्या कहलाया? F1 जनरेशन से यहां पे प्राप्त हो रहा है। लेकिन जब इस F1 जनरेशन का क्रॉस एक होमोजाइगस यानी कि XY का क्रॉस जब किससे कराया जाता है, XX से, तो F2 जनरेशन में इसमें 3:1 का अनुपात प्राप्त होता है, जिसमें से तीन जो मक्खियां होती हैं वो रेड आइड होती हैं और एक मक्खी व्हाइट आइड होती है जो मेल थी। तो टी.एस. मॉर्गन के अनुसार एक डिफिनीशन बनती है यहां पर कि जीवों में उत्पन्न होने वाले अचानक परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते जाते हैं, म्यूटेशन कहलाते हैं। और ये जो म्यूटेशन उत्पन्न होते हैं किसी जीव में, वो उस जीव के किसी एक गुणसूत्र पर जीन्स की व्यवस्था क्रम में परिवर्तन ला देते हैं, जिससे जो नई जातियों का विकास होता है उसमें नए गुण दिखाई देने लगते हैं।
जिसे म्यूटेशन कहा जाता है। काइंड्स ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन के प्रकार। तो अनेक वैज्ञानिकों के अनुसार म्यूटेशंस को कई भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नंबर है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ सेल, कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर म्यूटेशन के प्रकार। तो कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर जो म्यूटेशन होता है वो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट नंबर है सोमैटिक म्यूटेशन, और दूसरा नंबर है जर्मिनल म्यूटेशन। तो सोमैटिक म्यूटेशन क्या होता है? इस प्रकार के म्यूटेशन सोमैटिक सेल या नॉन रिप्रोडक्शन सेल्स में पाए जाते हैं और ये वंशागत नहीं होते, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं। और जैसे ही जीन्स की मृत्यु होती है, डेथ होती है, ये म्यूटेशन खत्म हो जाते हैं। इसलिए इस प्रकार के जो म्यूटेशन होते हैं सोमैटिक म्यूटेशन, उनका नई जातियों के विकास में कोई ज्यादा महत्वपूर्ण रोल नहीं होता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि सोमैटिक म्यूटेशन, ये सोमैटिक सेल क्या है? क्योंकि यहां पर हम सेल के आधार पर ही म्यूटेशन प्रकार बता रहे हैं। तो सोमैटिक, सोमा मीन्स होता है बॉडी, बॉडी की जर्मिनल सेल्स को छोड़कर, आगे हम बताएंगे जर्मिनल सेल्स में कौन कौन से आते हैं, बाकी जितनी भी सेल्स दिख रही हैं वो सोमैटिक सेल्स के अंतर्गत आती हैं, जिनसे दूसरे किसी जीवों को विकास नहीं किया जा सकता। अब सेकंड नंबर है इसमें जर्मिनल म्यूटेशन। तो इस प्रकार का म्यूटेशन जर्म सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स में पाए जाते हैं। ये वंशानुगत होते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं और इनका नई जातियों के विकास में महत्वपूर्ण रोल होता है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, गैमेटिक म्यूटेशन और जाइगोटिक म्यूटेशन। गैमेटिक म्यूटेशन क्या है? इस प्रकार का म्यूटेशन गैमेट्स यानी स्पर्म एंड ओवा में पाए जाते हैं, जबकि जाइगोटिक म्यूटेशन ये जाइगोट के फर्स्ट क्लीवेज के दौरान, ये फर्स्ट सिगमेंटेशन के दौरान उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के म्यूटेशन, यानी कि जर्मिनल म्यूटेशन को गैमेटिक म्यूटेशन भी कहा जाता है और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गैमेट्स के माध्यम से ट्रांसमिट होते हैं। दूसरा प्रकार है यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड क्वालिटी ऑफ म्यूटेशन। परिमाप और गुणवत्ता के आधार पर म्यूटेशन के प्रकार। तो परिमाप एवं गुण के आधार पर जो म्यूटेशन होता है यह फिर से दो भागों में डिवाइड किया गया है। दो प्रकार का होता है। इसका फर्स्ट नंबर है जीन आर पॉइंट म्यूटेशन। इस प्रकार के म्यूटेशन किसी भी एनिमल्स के किसी एक क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले वाहक जीन्स के नाइट्रोजनस बेसिस के व्यवस्था क्रम में किसी कारणवश परिवर्तन होने से उत्पन्न होते हैं, अथवा डीएनए के केमिकल कंपोजिशन में किसी कारणवश परिवर्तन होने से इनके प्रभाव से उसकी व्यवस्था क्रम में, यानी डीएनए की व्यवस्था क्रम में चेंजेस उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं।
कहने का मतलब, सपोज दैट ये एक डीएनए है किसी जीव का, जी सॉरी, ए के साथ हमेशा टी, सी के साथ जी, जी सी टी ए। अब यहां पर किसी कारणवश यदि यहां सी के जी के स्थान पर सी न होकर के यहां ए हो जाए, तो इस डीएनए सेगमेंट का जो पूरा नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस है वो परिवर्तित हो जाएगा, जिससे इनके द्वारा जो नए जीव का विकास होगा उनमें कुछ नए लक्षण दिखाई देंगे, और वो लक्षण या तो यूजफुल हो सकते हैं या हार्मफुल हो सकते हैं। इस प्रकार के म्यूटेशन को क्या कहा जाता है? जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन। ये म्यूटेशन भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला नंबर है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन क्या होता है? जब कोई पिरामिडीन बेस, 1 मिनट, इसको फिर से समझते हैं सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन को। जब कोई न्यूक्लियोटाइड बेस किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड बेस से विस्थापित हो जाता है, तो इस प्रकार के म्यूटेशन को सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कहते हैं। अभी हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, सपोज दैट इट इज डीएनए सेगमेंट, और इस डीएनए सेगमेंट में जिस सीक्वेंस में ये हमारे नाइट्रोजनस बेस लगे हुए हैं, यदि इसका एक न्यूक्लियोटाइड बेस किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड बेस से परिवर्तित हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, यानी कि ऐसे भी यहां पे दिखा सकते हैं, ए टी सी जी टी ए जी सी। अब यहां पर हम ए टी, अब सी जी के स्थान पर हम क्या कर दे रहे हैं? इसको पहले ला दे रहे हैं टी ए को, टी ए, फिर इधर फिर से कर देते हैं सी और जी, फिर जी और सी। सपोज दैट ये कोई एक पेरेंट है, और पेरेंट का जो डीएनए है, डीएनए में जो ये बेस सीक्वेंस लगे हुए हैं वो इस रूप में है, लेकिन यदि किसी कारणवश इसका कोई एक न्यूक्लियोटाइड किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, यानी कि ये वाला न्यूक्लियोटाइड इस वाले से स्थानांतरित हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, जिससे इनके सीक्वेंस में परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है और नए गुण दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहा जाता है? सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कहा जाता है। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन भी दो प्रकार के होते हैं, ट्रांजिशन म्यूटेशन और ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। इधर मैं थोड़ा सा इरेज किए दे रहा हूं ऊपर। ट्रांजिशन म्यूटेशन क्या होता है? जब कोई पिरामिडीन किसी दूसरे पिरामिडीन से, अर्थात साइटोसिन एंड थाइमिन। अभी मैंने बताया इसमें ट्रांजिशन म्यूटेशन में कि जब कोई पिरिमिडीन किसी दूसरे पिरिमिडीन से या कोई प्यूरीन
किसी दूसरे प्यूरिन से, यानी कि एडेनिन एंड ग्वानिन से विस्थापित होता है, तो इस प्रकार के म्यूटेशन को ट्रांजिशन म्यूटेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल में यहां हम देख रहे हैं कि सी किससे चेंज हो, सी टी से, या टी सी से, या ए विस्थापित हो किससे, जी से, और जो जी है वो विस्थापित हो ए से। यानी कि यदि हम यहां पर देख रहे हैं कि हमारा ये डीएनए सेगमेंट है, और ये डीएनए सेगमेंट्स में ये जो नाइट्रोजनस बेसेस हमारे लगे हुए हैं यहाँ पर प्यूरिन एंड पिरिमिडीन के रूप में, अब यहाँ पर हमने दिखाया है जो पिरिमिडीन होता है वो सी और टी। तो यहां पर मैंने बताया कि जब कोई पिरिमिडीन किसी दूसरे पिरिमिडीन से, यानी कि सी किससे विस्थापित हो, टी से, और टी किससे विस्थापित हो, सी से, तो यदि इनका सीक्वेंस हम दूसरे वाले में कर देंगे, ऊपर सी म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, यहां पर ट्रांसवर्जन म्यूटेशन, दूसरा नंबर है यहां पर ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। तो ट्रांसवर्जन म्यूटेशन क्या होता है, बेस से और प्यूरिन बेस पिरिमिडीन बेस से विस्थापित होता है या चेंज होता है, तो इस प्रकार के म्यूटेशन को ट्रांसवर्जन म्यूटेशन कहते हैं। अब यहां पर हम फिर से ध्यान देंगे, चूंकि जो पिरिमिडीन है वो सी एंड टी है, और टी है, और जो प्यूरिन है वो एडेनिन एंड ग्वानिन है। यानी कि इसमें ट्रांसवर्जन में ये वाले जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं ये इनसे परिवर्तित हो जाएं और ये वाले इनसे। तो एक एग्जांपल यहां पर लेते हैं, ए जी, इसी प्रकार से सीक्वेंस लगातार बढ़ता जाएगा, और इस वाले सेगमेंट में हम क्या करते हैं, सी और टी के स्थान पर क्या रख देंगे, ए एंड जी, और ए जी के स्थान पर क्या कर देते हैं, सी एंड टी। इसी प्रकार से आगे क्रम से हम बढ़ाते जाएंगे। इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है किसी भी डीएनए सेगमेंट में, तो इस प्रकार के चेंजेस को क्या कहा जाता है, ट्रांसवर्जन म्यूटेशन कहा जाता है। अब इसका जीन और पॉइंट म्यूटेशन का जो दूसरा नंबर है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ये क्या होता है, इस प्रकार के म्यूटेशन में किसी एनिमल का किसी जीन्स में कोई एक न्यूक्लियोटाइड या तो बाहर से आकर के ऐड हो जाता है, या जब उससे निकल करके बाहर चला जाता है, डिलीट हो जाता है, जिससे उस जीन्स के संपूर्ण जेनेटिक कोड में ही चेंजेस उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन को फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहा जाता है। यह म्यूटेशन सबसे ज्यादा हानिकारक होता है क्योंकि इसमें संपूर्ण जीन्स का जो जेनेटिक कोड है वही परिवर्तित हो जाता है, और इसका एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है इंसर्शन एंड डिलीशन म्यूटेशन, क्योंकि इसमें जीन्स के सीक्वेंस में कोई एक न्यूक्लियोटाइड बाहर से आकर के या तो जुड़ सकता है या कि उससे बाहर
जा करके हट जाता है, इसलिए इसको इंसर्शन एंड डिलीशन म्यूटेशन कहा जाता है। अब यहाँ पर साइज और क्वालिटी के आधार पर जो दूसरा नंबर म्यूटेशन है, क्रोमोजोमल म्यूटेशन, क्रोमोजोमल एबरेशन, इसको हम सेकंड पार्ट में